आप सभी का स्वागत है हमारे पीजीआई में। तो आज हम बिहार पुलिस का पीवाईक्यू सीरीज़ का तीसरा दिन है, जो कि एग्ज़ाम 17 जुलाई 2025 को हुआ था, उसका क्वेश्चन देखेंगे, जो कि 2025 में एग्ज़ाम लिया है। ये देख, बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में आरिफ मोहम्मद खान ने 2 जनवरी 2025 को पटना स्थित राजभवन में शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने 22 से 2025 तक केरल राज्य में रह चुके हैं। फागू चौहान बिहार के 40वें तथा सत्यपाल मलिक 38वें राज्यपाल रह चुके हैं। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ये थे जयरामदास दौलतराम। जयरामदास दौलतराम कौन थे? जयरामदास दौलतराम। स्वतंत्र भारत के बिहार के पहले राज्यपाल 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक जयरामदास दौलतराम थे। वे 1948 से 1950 तक केंद्रीय खाद्य मंत्री भी रहे तथा असम के राज्यपाल 1949 से 1956 तक थे। भारत की संविधान सभा का गठन डैश में हुआ था? भारत की संविधान सभा का गठन डैश में हुआ था? ये हुआ था 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासत को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटें से 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नरों के प्रांत और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत में से किया गया था। परमादेश का क्या अर्थ है? परमादेश का क्या अर्थ है? ये हमारा आदेश है। हम परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है, ताकि उनसे उनके कार्य और उसे नकारने से संबंध में पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 246 के तहत रीट जारी कर सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 32 की तरह। और उच्चतम न्यायालय 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करता है। भारत के आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? किस पंचवर्षीय? तीसरी पंचवर्षीय योजना। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का है? तीसरी पंचवर्षीय योजना का। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 में लक्ष्य दिया गया था। यह योजना गाडगिल योजना के रूप में जानी जाती है। यह योजना भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के कारण असफल थी। इस योजना का लक्षित वृद्धि 5.6% थी, जबकि वास्तविक विकास दर 2.4% ही रही। भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। यह प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण है? यह 18वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। प्रवासी भारतीय दिवस ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया। यह 18वां संस्करण था, जिसकी थीम एक विकास भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन पहली बार 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के कार्यकाल में किया गया था। कब किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के कार्यकाल में। 1921 में मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मोपला किसान विद्रोह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यह है केरल से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल। 1921 में मोपला किसान विद्रोह दक्षिण भारत के केरल राज्य से संबंधित है। यह ब्रिटिश और उच्च जाति के हिंदू जमींदारों के खिलाफ आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण है 19वीं सदी में प्रारंभ ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए नए भूमि कानून। इसका क्या कारण है? ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि कानून थे। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति
अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के 6वें भाग में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। सामान्यतः प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1956 के अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल भी नियुक्त किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष 10वां संशोधन अधिनियम किया गया था? किस वर्ष 10वां संशोधन अधिनियम किया गया था? 1961। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में किया गया था, जिसके द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारत के 7वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहली अनुसूची में शामिल किया गया था। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को बम्बई के अपोलो बंदरगाह पर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी ने भाग लिया था, जो सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा तथा गांधी जी 16वां को गणतंत्र सरकार द्वारा गिलोटीन किस वर्ष में दिया गया था? ये दिया गया था 21 जनवरी 1793 को। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 को गिलोटीन से मृत्युदंड दिया गया था, क्योंकि उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और विदेशी शक्तियों के साथ षड्यंत्र रचने का दोषी पाया गया था। क्या पाया गया था? दोषी पाया गया था। कोसी मेची अंतर संबंध परियोजना के तहत किस नदी में पानी मोड़ा जाता है? किस नदी का पानी मोड़ा जाता है? ये पानी मोड़ा महानंदा का। किसका पानी मोड़ा जाता है? महानंदा का। कोसी मेची नदी संपर्क परियोजना बिहार में कोसी नदी के अतिरिक्त जल को महानंदा बेसिन में मेची नदी पर तक पहुंचाने की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना का संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? ये किया गया था पाटलिपुत्र में। पहले किया गया था पहला राजगीर में, दूसरा किया गया था पाटलिपुत्र में, और दूसरा किया गया था वैशाली में, और तीसरा किया गया था पाटलिपुत्र, और चौथा किया गया था जम्मू कश्मीर में। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। इस संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई और त्रिपिटक को अंतिम रूप प्रदान किया गया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस थे। इस संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई और त्रिपिटक को अंतिम रूप प्रदान किया गया। बक्सर की युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मीर कासिम अथवा सिराजुद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सहित भारतीय शासकों को गठबंधन के बीच एक निर्णायक युद्ध था। कैसा युद्ध था? निर्णायक युद्ध। 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान रैंक क्या है? 130वां। कितना है? 130। 2025 में मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ AI शीर्ष के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान आइसलैंड का। किसका है? प्रथम स्थान आइसलैंड का। कैमूर श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कैमूर श्रेणी किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश और बिहार में। कैमूर पर्वत श्रेणी बिंदु पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है, जो मध्य प्रदेश जिले के पास कटनी से शुरू होकर बिहार के सासाराम तक 480 किलोमीटर तक फैला है। कब कितना फैला है? 480 किलोमीटर तक फैला है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कोयला क्षेत्र से सुमेलित है? कौन सा है? उड़ीसा, संबलपुर। उड़ीसा का संबलपुर। कोयला क्षेत्र रामगढ़ झारखंड में है, बैतूल मध्य प्रदेश में है, संबलपुर उड़ीसा में है, रसगुंजा उड़ीसा में है। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पेट्रोलियम खनिज का निर्माण नहीं होता है? किस में नहीं होता है? नर्मदा नदी डेल्टा में। नर्मदा नदी डेल्टा में पेट्रोलियम खनिज का उत्पादक नहीं होता है। डिगबोई असम, बम्बे हाई मुंबई और कृष्णा नदी का डेल्टा भारत में महत्वपूर्ण पेट्रोलियम खनिज उत्पादक है। कलोल, अंकलेश्वर, मेहसा एवं खंभात की खाड़ी गुजरात के खनिज उत्पादक क्षेत्र हैं।
इनमें से किस दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च। किस दिन? 22 मार्च। 22 मार्च बिहार दिवस, विश्व जल दिवस, 18 अक्टूबर गोवा क्रांति दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 8 जून राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। कौन सी नदी प्रमुख प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठारों को 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में से प्रभावित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कितनी भागों में विभाजित करती है? 2 भागों में। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए सरदार पटेल की अध्यक्षता में जिन्होंने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम का संकल्प का सौदा तैयार किया है वे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 29 मार्च 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प का मसौदा तैयार किया था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। क्या किया गया था? पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कब निर्धारित किया गया था? 1931 में। मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को कांग्रेस ने किस सत्र में अपनाया था? कराची सत्र 1931 में। कराची सत्र 1931 में। 1931 में कराची कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को पारित किया गया था। यह प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जयप्रकाश नारायण किस वर्ष हजारीबाग जेल से भाग निकले और भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे? 1942 में। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में ये पूछता है क्वेश्चन, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। इन्होंने सर्वोदय आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना था। जयप्रकाश नारायण 1942 में हजारीबाग जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। किस वर्ष भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया? किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया? 1911। किंग चार्ज पंचम ने 1911 में शाही दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की थी। उस समय लॉर्ड हार्डिंग भारत का वायसराय था। उस पूछ सकता है जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई थी तो उस टाइम वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड हार्डिंग। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? ये है सर्बिया से। नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है? सर्बिया से। नोवाक जोकोविच एक सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं जिसमें 10 ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप शामिल है। पुरुष एकल में विश्व में सर्वाधिक मास्टर्स खिताब जीतने का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? 151। कितना है? 151। कितना है? 151। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षा पद से संबंधित है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 151 के अनुसार संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रण महालेख परीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष करवाएगा। क्या करवाएगा? समक्ष। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का प्राथमिक अध्याय किस क्षेत्र पर केंद्रित है? भारी उद्योग पर। किस क्षेत्र पर है? भारी उद्योग पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक लक्ष्य भारी उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना है। यह योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? महालनोबिस मॉडल पर। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों के शोषण के विरुद्ध में चलाया गया था। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था। ये भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था। ओलंपिक में भारत ने कितनी बार पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है? 8 बार। कितनी बार? 8 बार। ओलंपिक में भारत ने 8 बार 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम ने हॉकी में 1 बार रजत पदक और 2 बार कांस्य पदक जीता है। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला किन 2 नदियों के संगम पर लगता है? किन 2 नदियों के संगम पर लगता है? गंगा और गंडक के संगम पे। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर शुरू होता है। सोनपुर पशु मेला एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में से एक है।
रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1919। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। इसे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? फ्रंटियर खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। यह अहिंसावादी सिद्धांत के समर्थक थे। भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। डैश भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसेना अभ्यास होता है। कौन सा भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है? बरून। कौन सा होता है? बरून। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को बरून के नाम से जाना जाता है। भारत और फ्रांस संयुक्त सेनाओं के बीच गरुड़ सेना अभ्यास भी किया जाता है। कौन सा अभ्यास किया जाता है? गरुड़ सेना। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ? यूएसए अमेरिका में। कहाँ की गई थी? यूएसए अमेरिका में। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका में की गई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थापित किया जा रहा है? दूसरा बाघ कैमूर में। बिहार का पहला बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कैमूर में स्थापित किया जा रहा है। अशोक के निम्नलिखित में से किस प्रमुख शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन है? किसमें है? ये है 13वें शिलालेख में। सम्राट अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ निम्न है। 12वें शिलालेख में धर्म के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा दिया गया है। 10वें शिलालेख में प्रसिद्ध और खुद को गुणगान की आलोचना की गई है। 13वां शिलालेख में सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत शिलालेख है। इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। 11वां शिलालेख धर्म और प्राथमिक नीति की घोषणा की गई है। धर्म और प्राथमिक नीति की घोषणा की गई है। कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2? माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में होता है। राजस्थान और गुजरात से प्रवाहित होते हुए यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार यह मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पहली बार मध्य प्रदेश में और दूसरी बार गुजरात में। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है? जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना। जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना। बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई जीविका स्वास्थ्य बीमा योजना ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने पर केंद्रित है। यह मुख्य रूप से जीविका कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूह से जुड़े परिवार पर केंद्रित है। किसके द्वारा कौन बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था? ये कौन सा बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था? ये था हुमायूं। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। हुमायूं, कामरान, अक्सरी एवं हिंदाल इसके 4 पुत्र थे। हुमायूं बाबर के बाद दूसरा मुगल सम्राट बना था। हुमायूं एक योग शासक था जिसे कई युद्ध लड़े थे। हुमायूं एक योग शासक था जिसने कई युद्ध लड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर बिहार के किस जिले में 6,640 करोड़ रुपए की विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है? ये किया है जमुई में। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है। इसे राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जयंती 2024 के अवसर पर बिहार के जमुई जिले में 6,640 करोड़ रुपए की विकसित परियोजना का उद्घाटन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक है? अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक कौन है? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा मृच्छकटिकम, शूद्रक के द्वारा योग सूत्र, पतंजलि के द्वारा भारतीय राज उड़ीसा को डैश पर स्थापित किया गया था। कब, किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। उड़ीसा में 30 जिले हैं। इसका गठन बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को विभाजित करके किया गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अब्दाली को जीत हासिल हुई थी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था।
निम्नलिखित में से किसे मीरा का उपदेशक माना जाता है? किसे मीरा का? रैदास को। मीरा का उपदेशक किसे माना जाता है? रैदास को। रैदास को मीरा का उपदेशक गुरु माना जाता है। रैदास को संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है। मीराबाई भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पतंजलि का कार्य है? ये है महाभाष्य। कौन सा कार्य है? महाभाष्य। महाभाष्य पतंजलि काव्य अलंकार आचार भाम नाटक शास्त्र भरत मुनि मध्यम व्योम भाष्य। मौर्य के अधीन प्रांतीय स्वशासन के नेतृत्व आमतौर पर किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था कुमार के द्वारा। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन राज्य के नियंत्रण में कार्य करता था। मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व आमतौर पर कुमार आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। गोप नामक अधिकारी गांवों के प्रशासक व्यवस्था के संभालते थे, प्रशासन व्यवस्था संभालते थे। गोप नामक अधिकारी गांव के प्रशासन व्यवस्था को संभालते थे। बिहार में प्रस्तावित सेज कहाँ स्थापित किए जाएंगे? सेज कहाँ स्थापित किए जाएंगे? ये बक्सर, पश्चिम चंपारण। बक्सर और पश्चिम चंपारण में। बिहार के बक्सर और पश्चिम चंपारण में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्या होता है? एक प्रकाश खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। मीना माता एपिसोड से जुड़ी विषैली धातु कौन सी है? यह है पारा। मीना माता एपिसोड से जुड़ी विषैली धातु कौन सी है? यह है पारा। मीना माता रोग मरकरी पारा के कारण होता है। कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है। कैडमियम के अधिकता से इटाई रोग होता है। शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है? शैवालों के किस वर्ग को सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है? ये कहा जाता है कैलोरोफाइसी को। शैवालों के कैलोरोफाइसी वर्ग का सम्मान हरा शैवाल कहा जाता है। टेरोडोफाइसी लाल शैवाल को एक फियोफाइसी भूरे शैवाल को संदर्भित करता है। भूरे किलोवाट घंटे निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? यह ऊर्जा की। किलोवाट घंटा ऊर्जा की। वाट शक्ति की। न्यूटन बल की। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड संवेग की होती है। पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के वर्ग को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनिन। क्या कहा जाता है? पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के वर्ग को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनिन। पौधे में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाले हार्मोन के वर्ग को साइटोकाइनिन कहा जाता है। एबिसिक अम्ल पौधे के सुषुप्ता अवस्था को बढ़ाता है। निम्न रोग में कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? डेंगू। कौन सा रोग नहीं है? डिप्थीरिया, प्लेग, निमोनिया, टीबी, हैजा और टिटनेस जीवाणु जनन रोग है। सर्दी, जुकाम, फ्लू, कोविड-19, हर्पिस आदि वायरस जनित रोग है। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशी की कोशिकाओं में संचित होने वाली लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन के कारण बनता है। यह उत्पन्न होता है पाइरूवेट से। कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशी की कोशिका में संचित होने वाली लैक्टिक अम्ल मांसपेशी में ऐंठन के कारण बनता है। यह पाइरूवेट अम्ल के कारण उत्पन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के दौरान पाइरूवेट एक उत्पादक के रूप में उत्पन्न होता है। एक उत्पादन के रूप में। फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? अंडा से। फूल का कौन सा भाग फल बन जाता है? अंडा से। फूल का अंडाशय निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। अंडाशय में स्थित बीजांड बीज में विकसित होता है। आमतौर पर चेहरा देखने के लिए किस प्रकार की दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण। आमतौर पर चेहरा देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर चेहरा देखने दांतों की जांच करने तथा संवेदीय करने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासीय, सीधा और वस्तु के समान आकार के होते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टिग्रिस है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है। चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिकस जुवेटस है। मानवों में अनुवांशिकी पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है? मानवों में अनुवांशिकी पदार्थ मुख्य रूप से किससे बना होता है? डीएनए से। मानवों में अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से डीएनए से बना होता है। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को महत्वपूर्ण संरचना प्रदान करती है। यह प्रोटीन की तरह कार्य करते हैं जिसमें चारों ओर डीएनए कुंडलित होता है।
जब हेलो एल्केन और एरिल और बिनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वे कौन सा अकर्मक बनता है? ये कौन सा अकर्मक बनता है? ग्रीगार्ड अभिकर्मक बनता है। जब हेलो एल्केन एरिल और बिनाइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। यह अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। मानव खोपड़ी में हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है? मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। मानव खोपड़ी में कुल 22 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें 8 कपाल हड्डियाँ जो मस्तिष्क को घेरती हैं और 14 चेहरे की हड्डियाँ जो शामिल हैं। जो 8 मस्तिष्क को कपाल हड्डियाँ जो मस्तिष्क को घेरती हैं और 14 चेहरे की हड्डी हैं। पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? ये होता है तारकाय। सेलुलोज कोशिका भित्ति रसधानी प्लास्टिड एवं क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित होता है। तारकाय सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति रसधानी प्लास्टिड एवं क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका में उपस्थित होता है। तारकाय सेंट्रोसोम पादप कोशिका में नहीं, जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका के कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम 1789 में रसायन विज्ञान में एंटोनी लॉरेंट लेवोजिए ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादन किया था। लेवोजिए के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एवागार्डो की संख्या का मान क्या है? एवागार्डो के 6.022 इंटू 10⁻23 ये होता है। एवागार्डो एक मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को दर्शाता है। एवागार्डो संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻23 है। मानव नेत्र किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाता है? मानव नेत्र किसी वस्तु पर प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनाता है। दृष्टिपटल को रेटिना के नाम से भी जाना जाता है। दृष्टिपटल में अनेक प्रकार के सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश में आते ही सक्रिय हो जाती हैं एवं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। दृष्टिपटल से उत्पन्न प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल मस्तिष्क को प्रेरित होता है। मस्तिष्क वस्तु के प्रतिबिंब का उचित संयोजित करने का उसे सीधा दिखाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? सल्फ्यूरिक H2SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? H2SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल रासायनिक सूत्र H2SO3 है तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को सल्फर डाइऑक्साइड विलयन या डाइहाइड्रोजन और ट्राइऑक्सो सल्फेट या ट्राइऑक्सो सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरस अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है। सल्फ्यूरस अम्ल एक दुर्लभ अम्ल है। हुक बर्म से होने वाला रोग कहलाता है हुक बर्म एलिफेंटिएसिस। हुक बर्म से होने वाला रोग एलिफेंटिसिस कहलाता है। इसमें फिजियोटिक फाइलेरियासिस भी कहा जाता है। हुक बर्म के संक्रमण से फाइलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। हुक बर्म परजीवी नेमाटोड होते हैं जो छोटी आंत को प्रभावित करता है। राजमार्गों पर गति सीमा का ऐसा एक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। राजमार्गों पर गति सीमा का ऐसा एक मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। गति का ऐसा एक मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। यह किसी वस्तु की गति की दर को प्रदर्शित करता है जिसे दूरी एवं समय की मूल मात्रकों को मिलाकर बनाया गया है। एक व्यक्ति रक्त समूह ब्लड ग्रुप AB वह किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है? AB समूह वाले व्यक्ति को। AB एवं O रक्त के 4 मुख्य प्रकार है जिसमें O सर्वदाता एवं AB सर्वग्राही के अंतर्गत आता है। AB रक्त समूह वाले AB को ही दे सकते हैं। इसमें A और B दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं। O रक्त वर्ग के प्रतिजन नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवक दाद के लिए जिम्मेदार है? मनुष्य में सबसे आम संक्रामक रोग है ट्राइकोफाइटन। दाद मनुष्य में एक आम त्वचा का कवक संक्रमण है जो मुख्य रूप से ट्राइकोफाइटिन माइक्रोस्पोरम और एपिड्रोमोफाइटम नामक कवक के कारण होता है। ट्राइकोफाइटन मनुष्य में सबसे आम कारक है। यह कवक त्वचा बाल और नाखून पर नम्र
नम्र नम्र वातावरण में पनपता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, जो कैल्शियम कार्बोनेट को दर्शाता है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है और मुख्य रूप से चूना पत्थर रूपांतरण से। कार्बन समूह में कौन सा उपधातु रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी वर्ग टीन और सिलिकॉन के समान है? सिलिकॉन के जर्मेनियम। कौन है? जर्मेनियम। जर्मेनियम कार्बन समूह का वह उपधातु है जो रासायनिक रूप से अपने पड़ोसी तत्व सिलिकॉन और टीन के समान है। यह एक धूसर सफेद उपधातु है जो अर्धचालक गुण प्रदर्शित करता है और अपने समूह के अन्य सदस्य के समान रखता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्कर्विक रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होता है। स्कर्विक विटामिन सी की कमी से होने वाली एक रोग है जिसके कारण थकान, कमजोरी, मसूड़े में सूजन, दांतों का ढीला पड़ना, त्वचा में के रक्तस्रावन एवं चोट का ठीक से न भरना जैसे लक्षण होते हैं। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है जो खट्टे फलों, आंवला, नींबू, अन्य फलों, बेरीज, सब्जियां में पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया में किया जाता है? छाल का। सिनकोना वृक्ष का छाल का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस शीतल पेय बनाने में उपयुक्त है? CO2। शीतल पेय बनाने में उपयुक्त होने वाले गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। यह गैस दबाव में पेय में घुल जाती है और जब बोतल या कैन खोली जाती है तो दबाव कम होने पर यह ये सभी मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर का पर्यायवाची है? महेश। चंद्रशेखर का पर्यायवाची सब महादेव, शिव, शंभु, शंकर, महेश्वर, नीलकंठ, आशुतोष, महेश इत्यादि हैं। सुरेश का पर्यायवाची इंद्र, देवराज, पुरंदर, अमरेश होता है। दिनेश का पर्यायवाची सूर्य, दिवाकर, भास्कर, आदित्य होता है। खगेश का गरुड़, खगपति, सुपर्ण, बैनते। पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज किसका पर्यायवाची है? यह होता है कमल का। पंकज कमल का पर्यायवाची है। पंकज का पर्यायवाची शब्द कमल, जलज, सरोज, नीरज, अम्बुज, राजीव, नलिन, अरविंद है। पीताम्बर का कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है जिसका समास विग्रह पीत प्लस पीत है, अंबर जिसका अर्थ अर्थात कृष्ण। बहुब्रीहि समास जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता बनता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। हल्दी का तत्सम शब्द हल्दी का तत्सम हरिद्रा हल्दी का हरिद्रा है। तत्सम हीरक का हीरा, हस्ती का तद्भव हाथी। प्रश्न में दिए गए शब्द का उपयोग विलोम बताने के लिए 4 विकल्प प्रस्तावित है। उचित विकल्प का चयन कीजिए। अनादर। अनादर क्या होगा? आदर। विलोम शब्द पूछा है तो आदर होगा। अनादर का विलोम शब्द आदर, जबकि मान का विलोम अपमान, सत्कार का विलोम तिरस्कार होता है। जितेंद्रिय का शब्द का संधि विच्छेद होगा जीत जोड़ इंद्रिय। जितेंद्र का संधि विच्छेद जीत जोड़ इंद्रिय है। यह गुण संधि का उदाहरण है जिसमें अ या आ के बाद ई या ई आता है तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। स्थिर का विलोम शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से होगा।